Okay. This task assesses the following clinical skills: patient safety, information gathering, communication with patient and relatives, and applied clinical knowledge. जी Mrs. Shabana, 55 years of age, presents जी the gynae OPD with complaint of postmenopausal bleeding. जी She had a mild complaint of vaginal bleeding, for which she went to a local doctor, and then who gave her some medication and then referred her to this tertiary care center. जी And she was advised ultrasound, and now she's in the outdoor clinic, in your outdoor clinic. So जी what you have to do is, number one, obtain a focus history, जी explain diagnosis to the patient, जी and number three, discuss the management plan जी सर of the patient. जी सर सर स्टार्ट करूं? जी बेटा, start. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़ा है। मैं आज आपसे आपके केस के बारे में डिस्कस करूंगी। शबाना, शबाना आप 55 इयर्स की हैं? जी, शबाना आप कितना पढ़ी हुई हैं? ग्रेजुएट. अच्छा, शबाना मैं आपसे कुछ आपके मसले के बारे में डिस्कस करूंगी। बीच में आपको कोई बात समझना है या आपने मुझसे कोई सवाल पूछना हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको माहवारी खत्म होने के बाद दाग लग रहा है? जी, स्पॉटिंग हो रही. कितने अरसे से आपको दाग लग रहा है और अब माहवारी आपकी कितने अरसे पहले सूखी थी? 2 years पहले. जी, और दाग कितने अरसे से लग रहा है? ये for the last 3 months. अच्छा, ये जो दाग आपको लगना शुरू हुआ है, क्या ये आपको मुसलसल लगा जा रहा है या बीच में रुक जाता है और फिर लगना शुरू हो जाता है? रुक जाता है जी, फिर लगता है. It's off and on. अच्छा, तो इसके साथ आपको कोई ऐसा तो नहीं कि खून के लोथड़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इतना दाग लग रहा हो कि आपको उसके लिए कोई दवाई खानी पड़ी हो अभी तक? नहीं. Not yet. अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके साथ कोई गंदा पानी तो नहीं पड़ रहा? नहीं, डिस्चार्ज है, पर माइल्ड सा डिस्चार्ज. अच्छा, ये जो आपको जो खून आ रहा है, इससे ये तो नहीं हुआ कि नीचे आपको कोई ख़ारिश वाला या कोई मतलब दर्द दरमियाँ से मिलते हुए दर्द भी होता हो साथ, और ख़ारिश वाला कोई लग रहा हो कि जिल्द आपकी खुश्क हुई हुई है जिस्म की, नीचे वाली नहीं. जिल्द? अच्छा, आपको मैंने आपसे कुछ थोड़ा-सा ज़ाती सवाल भी पूछूँगी। आप आपकी और आपके मियाँ की पहली शादी है दोनों की? जी. अच्छा, दोनों की पहले कोई कमिटमेंट कहीं या कोई ऐसी निकाह या ऐसा पहले तो नहीं आपकी आपके हस्बैंड की अ, या नहीं. ऐसे जैसे ठीक है। अच्छा, आप प्लीज़ ये बताओ कि आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? 25 years of age. ठीक है। आपने शुरू से अपने बच्चेदानी के मुँह के टेस्ट करवाए हैं कभी जो होते हैं, या फिर जो जैसे शीशे की स्लाइड पे देख के टेस्ट होते हैं, वो करवाए हैं कभी? नहीं. अच्छा, ये बताओ कि आपके खानदान में किसी को अंडेदानी का, बच्चेदानी का कैंसर, आंतों का कैंसर या छाती का कैंसर तो नहीं हुआ कभी? मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल. अच्छा, वज़न आपका बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया पिछले अरसों में, यानी आप कपड़े सारे टाइट हो गए हो आपको? नहीं, वजन मेरा इतना ही रहा. अच्छा, जब आपको माहवारी बाकायदगी से आती थी तो कभी अंडेदानी के अंदर कोई छोटी रसौलियाँ बन गई हों, चेहरे पे बहुत बाल आ गए हों, या अभी तक ऐसा है कोई सिलसिला? हम्म, मेरा नहीं ख्याल. अच्छा, अंडेदानी के अंदर कोई रसौली नहीं कभी किसी ने बताई आपको, या बच्चेदानी में कोई रसौली बताई हो? कभी चेक ही नहीं कराया. अच्छा, आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर है. शुगर कितने अरसे से आपको? शुगर मुझे लास्ट 5 साल से. अच्छा, इसके लिए इंसुलिन लेती हैं, खाने वाली दवाइयाँ खा रही हैं? दवाई खा गोलियाँ? गोलियां. ठीक है, उस पे कंट्रोल है? डॉक्टर को चेक कराती हैं बाकायदगी से? बस ठीक ही है. कोई आपके जिगर का कोई मसला तो नहीं, सॉरी, गुर्दों का या आँखों की नज़र कमज़ोर हो गई हो शुगर की वज़ह से, दिल का कोई मसला तो नहीं हुआ कभी डॉक्टर को अगर आपने चेक कराया तो? नहीं है. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा कोई मसला, दमा या कान का, टीबी का, ब्लड प्रेशर या कोई और मसला जिसके लिए दवाई खाती हो? नहीं. अच्छा, किसी किस्म का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ आपका? नहीं.
no. कोई अच्छा, किसी ने आपको कोई हार्मोन वाली दवाइयाँ दी हो कभी, या खुदा न खास्ता खानदान में किसी को छाती का कैंसर हो तो उसके बचाव के लिए दवाई दे देते हैं दूसरे लोगों को भी, तो वो ऐसी कोई दवाई तो नहीं आपको दी, या कोई हार्मोन वाली दवाई दी हो किसी ने? नहीं। अच्छा, कोई स्टेरॉइड्स टाइप की दवाइयाँ खा रही हैं, जिसे कहते हैं सफेद छोटी-छोटी गोलियाँ किसी मसले के लिए, ऐसी कोई दवाई तो नहीं खा रही? नहीं, नो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे आपका मुआयना करना होगा। अच्छा हाँ, ये भी बताइए, आपको कोई गिलड़ का मसला या कोई ऐसा मसला जैसे सर्दी-गर्मी ज़्यादा लगती हो आपको, आम लोगों से ज़्यादा लगती हो? नहीं, नो। अच्छा, मैं आपका मुआयना करूँगी, और अगर आपको बीच में कोई तकलीफ हो, बीच में कहीं पे उलझन महसूस हो, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊँगी उधर ही, ठीक है? अच्छा सर, आई नीड एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स इन व्हिच आई नीड टू नो द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट एंड हर कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन, her lymph node examination, her breast and thyroid examination. Is there anything positive? नहीं, everything is fine. On her specific examination, I need to know her abdominal examination, any mass palpable or not, and her per speculum examination. I need to know the walls of the condition of walls of the vagina, the cervix. Is there any growth on the cervix or the condition of any abnormal looking cervix? And on vaginal examination, I need to know the size of the uterus, mobility, tenderness, and adnexa, bilateral adnexa. Is there any finding? बेटा सर्विस जो है नॉर्मल लुकिंग है और there's a trickle of blood coming out. जी, बाकी vagina is normal. And the okay. last part आपने size of the uterus is about 6 weeks, 6 to 8 weeks Okay. size, and fornices are clear. Okay. Um, I need to know the specific investigation findings. Apart from the baseline investigation, I need to know the findings of the transvaginal ultrasound you have told me. The ultrasound finding is normal size intubated uterus, endometrial appears homogeneously, measures 1.4 centimeters, no जी, mass seen, and okay, small amount of free fluid in Peugeot Douglas. okay. Is there any endometrial sampling report available? Any PEPAL, any diagnostic DNC report? No. ओके। अच्छा ऐसा है शबाना, मुझे आपकी जो अभी आपकी रिपोर्टें पता लगी और आपका जो मुआयना हुआ है उससे मुझे ये पता लगा है कि आपकी जो यूट्रस है यानी बच्चेदानी है जो उसकी जो अंदर वाली दीवारें हैं वो मोटी हो गई हैं, जो सबसे अंदर वाली दीवार है, जो नॉर्मल माहवारी सूखने के बाद औरतों की 3 से 4 मिलीमीटर होनी चाहिए, वो आपकी 14 मिलीमीटर है। तो इसके लिए मुझे आपके फर्दर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है शबाना? आपको समझ आई है मेरी बात? किस किस्म के टेस्ट? ऐसा है कि उसमें ना आप हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं आपका अपने ओपीडी में ही बुला के आपका एक बारीक नाली सी की ट्यूब सी होती है, उसको पिपेल कहते हैं। उससे मैं आपका सैंपल ले लूँ बच्चेदानी का। उसमें आपको बेहोश की करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी दवाई की भी मामूली सी उलझन होगी, दर्द नहीं होगी। वो उससे टेस्ट ले सकती हूँ, या ऐसा हो सकता है कि अगर आपको मैं तीनों ऑप्शन दूँगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको दाखिल करके एक कैमरे वाला टेस्ट होता है, उससे हम कैमरे से पूरी बच्चेदानी को देख लेते हैं। एक वो टेस्ट भी हो सकता है और तीसरा एक होता है कि हम डीएनसी करते हैं, ठीक है? दो बाकी जो दोनों मैंने आपको टेस्ट बताया इसमें मुकम्मल बेहोश करना पड़ता है हमें। तो आप इन तीनों में से मैं आपको मशवरा दूँगी कि ये जो ट्यूब वाला टेस्ट है जो जो हम ओपीडी में करते हैं जिसको पिपेल कहते हैं, वो टेस्ट आपके लिए आसान होगा। तो मैं आपको और उसकी जो तशख़ीस करने की जो सलाहियत है वो बाकी टेस्टों के बराबर ही है, बल्कि कैमरे वाले टेस्ट के तकरीबन बराबर है। तो अगर मैं आपको मशवरा दूँगी कि वो आपके लिए बेहतर होगा। तो वो आप करवा लें। आपको इसके बारे में मुझसे कुछ पूछना है? चलिए लेट्स सपोज हमारी पिपल हो जाती है और उसकी रिपोर्ट आती जी। है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपी। ओके। अच्छा शबाना, ऐसे कि जो आपकी रिपोर्ट आई है इसमें मुझे ये पता लगा है कि आपकी जो बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है ना लाइन की, उसमें यानी कैंसर से पहले वाले सेल्स की ग्रोथ बन रही है, यानी कैंसर नहीं है लेकिन उससे पहले वाले सेल्स हैं। तो उसके लिए इसमें परेशानी की बात नहीं है, इसका इलाज बड़ी ईज़िली अवेलेबल है। मैं इसमें डिफरेंट इलाज के तरीके हैं, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ बताऊँगी। जिसमें सबसे पहले हमारे पास होती है मायरीना, जिसको हम छल्ला कहते हैं, जो हम बच्चेदानी के अंदर रखते हैं, ठीक है? ये भी हो सकता है या खाने वाली गोलियाँ भी हो सकती हैं। सॉरी, सॉरी, नहीं सॉरी, ऐसा है कि आपकी जो ये जो कैंसर वाले सेल्स हैं इसमें हमने ये इलाज आपका करना है कि हमें आपकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि ये जो है इसमें कैंसर की तरफ बढ़ने का इसका जो तनासुब है वो है 27 से 28% तक
30% तक ये कैंसर की तरफ बढ़ सकती है अगले सालों में, अगले 10 से 20 सालों में, ठीक है। और इसके साथ साथ कैंसर होने का, यानी इसके साथ हो सकता है कैंसर मौजूद हो, वो भी 45% तक ये चांस है कि इसके साथ ही कैंसर हो। और ये भी हो सकता है कि तो 4% मुझे कैंसर हो चांसेस है। गया तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसके साथ होने का चांस है, ये अभी आपको कैंसर नहीं है, ये कैंसर से पहले वाली स्टेज है, मगर नहीं, इसके अगर साथ सिर्फ कैंसर। चांस है तो फिर आप मेरा क्यों ऑपरेशन करना चाहती हैं? मैं तो नहीं बच्चेदानी निकलवाना चाहती। मगर इसमें ये आपके इससे निकल आएंगे, क्योंकि इसमें 30% ये चांस है कि कैंसर बन जाएगा, और अगर ये बन गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कैंसर का इलाज एक मुश्किल इलाज होता है, जिसमें आपके आपके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में छुआएं लगती हैं, उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये भी उससे, इसीलिए हमने आपकी स्क्रीनिंग की है, यानी आपका टेस्ट इसलिए किया है ताकि वक्त से पहले आपका सही इलाज हो जाए, ताकि आपको आगे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो क्योंकि इसमें आगे इसके साथ साथ कैंसर होने का, अंडेदानी के कैंसर होने का भी चांस हो सकता है, वो 4% है सिर्फ। लेकिन क्योंकि ये चांसेस बताना आपको मेरा फर्ज है, क्योंकि आपकी हिफाजत मेरा सबसे नहीं, अवलीन अगर मेरी सिर्फ तरजीह है। 30% चांसेस है, 70% चांसेस तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए फिर मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं? अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाएंगी तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं आपको छल्ला बताऊं, जिसको मारीना कहते हैं। लेकिन मैं फिर वही बताऊंगी कि उसके लिए आपको हर 3-3 महीने बाद अपने बच्चेदानी का टेस्ट करवाना पड़ेगा, हर 3 महीने बाद हमारे पास आना पड़ेगा, जब तक कि आप अंडेदानी बच्चेदानी नहीं निकलवा कौन सा लेती। टेस्ट कराना पड़ेगा तो? उसमें हम ये जो मैंने आपको ट्यूब का टेस्ट, ये छोटी बारीक सी नाली से हम टेस्ट करते हैं, पिपेल का टेस्ट, ये हम आपको हर 3-3 महीने बाद बुला के आपके बच्चेदानी का टेस्ट करते रहेंगे, जब तक कि आप बच्चेदानी निकलवाने की तरफ नहीं आ जाती, क्योंकि इसका जो इलाज है वो बच्चेदानी निकलवाना ही है, और साथ हम अंडेदानी भी निकालेंगे आपकी, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगी, अगर आप नहीं करवाना चाहती इस तरह, तो इसके रिस्क मैं आपको बता रही हूँ कि ये टाइम जैसे, हो गया। हाय हाय सर, ये तो सही नहीं हुआ। क्यों सही क्या नहीं हुआ आपको? सर अभी फॉलोअप तो बताया ही नहीं मैंने। आपकी टास्क क्या क्या थी? सर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग थी, नहीं बेटा, 55 टास्क ईयर। क्या, टास्क क्या थी? सर हिस्ट्री, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। हिस्ट्री, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, तो आपने इसमें से क्या क्या कर लिया? सर मैंने कर तो लिया है तकरीबन सारा, नहीं। अच्छा, मैनेजमेंट में और क्या क्या आता है? सर मैनेजमेंट में सर ये बताना जरूरी था कि एक तो फॉलोअप बताना जरूरी था, कि और THBSO का बताना जरूरी था। सर हार्मोनल ट्रीटमेंट मैंने बताया तो है, लेकिन वो जरा ज्यादा बताना चाहिए था। अगर वो नहीं मान रही TH के लिए, तो हार्मोन्स की तरफ अ, बताना हार्मोन चाहिए तो था आप सर। आए नहीं थे, आप तो सिर्फ माइना पे आ गए ना। जी आपको सर। तो डायरेक्टली माइना रख दी। जी सर। सर ओवरऑल इट वाज नॉट बैड। मैं बताऊं, ओवरऑल आई थिंक इट वाज नॉट बैड। सिर्फ दो तीन चीजें हैं जो मैंने आपको कहा है कि यू हैव टू टेक अ फोकस हिस्ट्री, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री को और फर्दर शॉर्ट करो आप। आई जी नो सर। कि आप बाकी इरेगुलर और उसके पे भी चले गए थे, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है हम कोई 1 मिनट के करीब थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर लें, तो ताकि हमें मैनेजमेंट के लिए हमें टाइम मिल जाए। एक दूसरा, मोरलेस आपने काफी सारी चीजें कवर की, लेकिन आई थॉट के जी के you straight away venting in going in for hysterectomy is an option, वो गलत नहीं है। लेकिन जो इसकी रिकमेंडेशन है कि बिफोर यू डू दैट, नॉर्मली हम नहीं जी करते, लेकिन जितना जी। है कि अगर आपका पिपेल पे आता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया, उसकी जी। कंफर्मेशन भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ओके उसका ओके। आपका मैनेजमेंट प्लान काइंड ऑफ चेंजेस। और वो जो रिकमेंडेड है, वो रिकमेंडेड है थ्रू आप एंडोमेट्रियल की क्यूरेटिंग करके उसको सारा, ताकि आप मैक्सिमम निकालेंगे टिश्यू, ताकि उसमें से इसका मैक्सिमम उसकी वैल्यूएशन हो सके, ताकि उसके मिनिमाइज हो जाएं चांसेस ऑफ हैविंग कैंसर। आपने ठीक है खुद ठीक कहा कि विद एटीपिया अगर इन सिचु कैंसर भी है, है। जी which can be in certain percentage of patients, which is something between like डिफरेंट, अगर आप जाके जाओ तो वो एज हाई एज 40% भी कोट किया गया है, एज लो एज 28% भी किया हुआ। जी सर। तो
जिसका तो ATP आ जाता है उसमें आपने कंफर्मेशन जरूर करनी है कि जी उसके इसके साथ CA तो नहीं है, क्योंकि अगर CA आ जाता है तो फिर मैनेजमेंट थोड़ी सी हमारी फर्क हो जाएगी। अगर उस DNC के अंदर भी CA नहीं आता तो फिर देन अदर सिंपलर मेडिकेशंस या आप दे सकते हो which will can be include high dose progesterone and then 3 monthly then re-evaluation of the endometrium again. जी सर, ठीक ठीक, तो वो जी। अगर पेशेंट विलिंग नहीं है, जैसे मैं आई वाज नॉट काइंड ऑफ वेरी इंक्लाइंड ऑफ गोइंग स्ट्रेट अवे टू हिस्टेक्टमी। देव इसमें एक यही पॉइंट लिखा हुआ था कि पेशेंट जो दिया था हमने रोल प्लेयर को इसमें कि वो हिस्टेक्टमी के लिए फौरन रजामंद नहीं है। तो आई थॉट कि ठीक है, वी कुड हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन मैनेजमेंट ऑफ डिस्कशन कि जी अगर हिस्टेक्टमी नहीं करते तो फिर क्या ऑप्शंस होती हैं। स्ट्रेट अवे इन किस उसके साथ एटीपिया के साथ आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल ऑफ पुटिंग इन मायरीना अनलेस कैंटल हमारी पूरी उसकी इवैल्यूएशन हो गई है। दूसरा ठीक है। तो सर पहले ओरल कहना चाहिए था मतलब? मैं आई थिंक इट्स एन इजियर प्लान कि आप उसको ओरल मेडिकेशन पे डालें, हाई डोज प्रोजेस्टेरोन्स पे डालें, 3 दफा उसको विड्रॉल कराएं और थर्ड विड्रॉल के बाद दोबारा उसकी सैंपलिंग करें। एक ओके, ये 3 पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि उसकी डायरेक्टली पहले DNC करें, उसकी रिपोर्ट देख के देन वी डिसाइड कि हमने फर्दर आगे क्या करना। क्योंकि देखो अगर इसी की आप DNC करते हैं और उसमें सपोज इसके साथ CA आ जाता है फिर तो बाकी सारी मैनेजमेंट इज बैक चली जाती है। फिर तो ओनली ऑप्शन इज हिस्टेक्टमी एंड देन सो ऑन। उसमें फिर आपकी सारी उसकी इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी, उसमें उसकी ये एंडोमेट्रियम की CT MRI एंड व्हाट नॉट बिफोर यू कैन प्रोसीड विद अदर प्रोसीजर्स और लिम्फ नोड्स की मार्किंग आल्सो, ताकि हमें पता हो कि हमने आगे जाके सर्जरी में करना क्या स्टेजिंग किया, फिर तो स्टेजिंग में बात चली जाएगी। जी सर। अगर उसमें सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ जाता है दोबारा तो फिर उसके अंदर आप ये ऑफ कोर्स यू कैन से कि उसका फिर फॉलोअप के लिए फिर आप क्या करोगे, और फिर फॉलोअप में अगर 2 नॉर्मल आ जाते हैं 3 मंथ्स के बाद फिर उसके बाद आगे क्या करोगे। अगर 2 फॉलोअप्स में दोबारा यही चीज आई जा रही है एटीपिया या हाइपरप्लेजिया दोबारा आई जा रहा है तो फिर हमने अपनी मैनेजमेंट क्या प्लान किया। ठीक। तीसरा, जी सर। पता नहीं मैं हर दफा कहता हूँ और मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग मुझे इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि जब हम आपको क्लिनिकल सिनारियो देते हैं यू टेक सम टाइम अबाउट एटलीस्ट जो आपको 2 मिनट या 1 मिनट देते हैं एग्जाम में उसको बैठ के प्लान करो कि जी हमें ये क्लिनिकल सिनारियो मेरी है, इसमें क्या क्या हो सकता है। क्या ये मैं कैंसर की तरफ लेके जाऊंगी, क्या मैं इसको एटीपिया बनाइन पे रखूंगी या उसका फॉलोअप क्या करूंगी और उसको आगे किस तरह लेके जाऊंगी। हिस्ट्री के अंदर मेरी कौन कौन सी जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसको मैंने क्या क्या आइडेंटिफाई करना, एंड दोज रिस्क फैक्टर्स आपने मोर और लेस सारे ही कवर कर दिए। सो आपने वेट गेन का मुझसे पूछा लेकिन मुझसे BMI का नहीं पूछा। जी सर। जी। वेट गेन इज अ डिफरेंट थिंग, वेट लॉस जी। एक अलग सिनारी में जाता है। BMI अबव 30 जो है यू अंडरस्टैंड कि उसमें जी सर, उससे रिस्क ज़्यादा हो जाता है एंडोमेट्रियल। ज्यादा। जी। तो एक वो पॉइंट आपने मिस किया था। दूसरा मैंने इसके साथ डायबिटीज डाल दी विच इज अनदर काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर्स। उसके वर्कअप के लिए आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उसका कंट्रोल का ज्यादा नहीं पूछा मुझसे, आपने सिर्फ जनरली पूछा कि ये ठीक होती है, मैंने कहा हाँ जी ठीक होती है। उसका कोई टेस्ट आपका HbA1c वगैरह अगर आप साथ ऐड कर लोगे तो वो उसको भी कवर कर लेगा। जी, जी, बिल्कुल। स्मेयर की आपने जिक्र नहीं किया। आई थिंक स्मेयर वुड शुड हैव बीन देयर विद जब भी आपने पीपल साथ ली विद द जी। एज जिसमें पहले नहीं हुआ अभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग के साथ आई है, चाहे सर्विक्स हमारी नॉर्मल है तो दैट इज वन हुँ, आल्सो कंपोनेंट व्हिच यू काइंड ऑफ मिस्ड आउट ऑन द जी। एग्जामिनेशन और उसके अंदर जाके। जी सर। उसके अलावा जी। बाकी चॉइसेस आपने एक पीपल की दी, एक आपने मेरे ख्याल हिस्टोस्कोपी का शायद जिक्र किया और जी। थर्ड आपने शायद DNC का किया था। लेकिन ये हिस्टोस्कोपी की और पीपल की जो सेंसिटिविटी है एक जितनी है यार, आई नहीं डोंट नो। सर, अ, सर आपने तो उस पेशेंट को यही एक की कहा। 76 है और एक की नहीं, नहीं सर सॉरी वो गलत कर दिया था। हम्म, क्योंकि जब आप पेशेंट को एक चीज कहते हो कि जी के ये दोनों टेस्ट बिल्कुल एक जैसे हैं और एक में एनेस्थीसिया देना एक में नहीं देना
तो भी मुझे कुछ ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है यहाँ से गड़बड़ हो गया था। जी सर। वो वी डिडंट हैव टाइम, लेकिन अगर खुदा ना खासा ये लॉन्ग केस होता तो यहाँ पे आप फंस जाते। जी सर। ठीक, अदर दैट आई थिंक यू डिड ऑल राइट। और इसमें अगर मुझसे अगर आप पूछोगे जी कि इन तीनों में से, हाँ, पेशेंट सेफ्टी वाला जो एक कंपोनेंट था उसमें हमने अपने नाम वगैरह पूछ लिया सब, लेकिन मैंने जब आपको अल्ट्रासाउंड बताया था आपने जी। उसमें उसकी डेट नहीं पूछी कि कब का हुआ था। जी वो सर। इम्पोर्टेंट होती है ताकि जो 6 महीने पहले का स्कैन है वो दैट विल बी डिफरेंट देन जी सर। व्हाट यू हैव इट अबाउट अ वीक बैक। जी सर। जी। ठीक है। ठीक तीसरा है सर। उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग आई थिंक इज फाइन। कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड रिलेटिव, उसमें मे बी आई डोंट नो, यू कैन आस्क देम कि जी कि आप अपने हस्बैंड को साथ इस डिसीजन में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, व्हेन वी टॉकिंग जी अबाउट सर। रिलेटिव एंड दिस स्टफ। मे बी वो जी कहे सर। जी कि नहीं जी अब जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उनको बुला लेना बीच में, ठीक है। क्लिनिकल नॉलेज वाज आपकी आई थिंक ऑल राइट। जी सर। तो अगर हमारा ये टोटल इसके हिस्ट्री के लेट्स सपोज अगर मैं 10 नंबर्स के डालूं, जी सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 3 6 और 4 नंबर इसके होंगे। हिस्ट्री के आपके जो है मेरे ख्याल आउट ऑफ 3 होने चाहिए। जी डायग्नोसिस सर। पेशेंट का ये वो करने के लिए वो भी 3 हो जाए, और लास्ट वाला जो है अगर 10 पूरा करना है तो वो हमारे 4 हो जाते हैं। तो हिस्ट्री में आई थिंक आई विल probably give it 2, diagnosis probably 2.5, and discuss with the management plan, और ये वाला जो है इसमें शायद थोड़े से आपके कम नंबर, लेकिन ओवरऑल probably you will get through, एटलीस्ट आपके इसमें से 5-6 नंबर तो बन जाएंगे, we should be okay। सर। सर जी सर। सर हम थैंक यू। एट्रोफिक रिचिनाइटिस के क्या-क्या क्वेश्चंस पूछेंगे अगर उसको एक्सक्लूड करेंगे हम? वो एक तो आप एग्जामिनेशन में जी पहले बाद में आ जाता है, दूसरा उन्होंने ड्राइनेस के बारे में शी डिड आस्क कि जी कि वो है, और तीसरा उसमें इम्पोर्टेंट है कि जब आप अगर सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट है उसके दौरान then she can have a problem. One of the questions she kind of missed was also of this बीच में sexual intercourse of the how active she is, and during that intercourse तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती क्योंकि harassment is alive। जी सर। थैंक यू सर। इसके अलावा any other questions? सर ये जैसे डिनाई करती है 2 सैंपल अगर नेगेटिव भी आते हैं और ये फिर भी सर्जरी डिनाई करती है तो फिर वो फिर आगे क्या होगा लैंड ऑफ मैनेजमेंट? नहीं, उसमें बेटा देखो एक एंडोमेट्रियल क्या आया, उसमें सैंपल क्या आया, विद एटीपी है कि विदाउट एटीपी है? डॉक्टर यही केस है एटिपिया वाला केस, यही केस है। उसने जैसे डिनाई किया था ना सर्जरी, आपने ठीक कहा है। था ऑप्शन ये कि 2 सैंपल के बाद भी उसकी सैंपलिंग करें 3 मंथली, अगर वो नहीं नेगेटिव होते हैं फिर भी नहीं सर्जरी बेटा, डिनाई। नहीं, मैंने आपको कहा था कि अगर हमने पिपल के साथ की है और उसमें एटीपिया आ गया है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि वी हैव टू डू अ डीएनसी टू कम, जितनी मैक्सिमम हम टिश्यू लेके उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, एंड उसकी जस्टिफिकेशन ये होती है कि जी विद एन एटीपिया द चांसेस ऑफ हैविंग कंबाइंड सी एट दैट द सेम टाइम वो बढ़ जाते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अगर हमने ये सैंपल, अगर हमने पूरा सैंपल ले लिया और उसमें लेट्स सपोज कैंसर नहीं आता, उसमें कैंसर नहीं आता, फिर हम ये रिपीट करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स टाइम। अगर उसमें आपका सीए कोलेंट आ जाता है तो फिर इसकी मैनेजमेंट प्लान फिर चेंज हो जाएगी, फिर पेशेंट के बाद ये ऑप्शन नहीं होगी कि जी के हम अब आपका इंतजार करें, अनलेस के अंटिल वो फिजिकली फिट नहीं है टू हैव अ सर्जरी डन। सर तो फिर हम एमआरआई भी तो करवा सकते हैं ना? हाँ जाहिर है, जब जब सी इसमें आ जाता है तो फिर सीए की मैनेजमेंट नहीं तो नहीं सर, नहीं। डीएनसी से पहले अगर नहीं एटीपिया आ गया नहीं बेटा, तो एमआरआई। डीएनसी देखो ना, डीएनसी और एमआरआई का आपस में क्या मुकाबला? नहीं सर, वो एटीपिया के बैकग्राउंड में सी है तो उसके लिए हम एमआरआई भी तो करा सकते हैं। नहीं, एमआरआई कैसे डायग्नोस करेगा कि सीए? हाउ इज सीए एंडोमेट्रियम डायग्नोस्ड? इज इट डायग्नोस्ड ऑन एमआरआई? एमआरआई यस ये जरूर बताता है कि उसकी एक्सटेंट कहाँ तक है। एमआरआई ये नहीं बताता
कि जी कि ये वाकई कैंसर है। आप अल्ट्रासाउंड करते हो, उसमें लेट्स सपोज आपको ओवेरियन मैस मिलता है, एमआरआई ये जरूर बता देगा कि जी ओवरी है, या अल्ट्रासाउंड बता देगा कि जी उसमें सेप्टास है, उसमें ब्लड फ्लो है एंड व्हाट नॉट है, लेकिन ये तो नहीं बताएगा कि कैंसर है, और कैंसर है कि किस टाइप का कैंसर है, कौन सा कैंसर है। फॉर कैंसर इट हैज टू बी हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, जिसमें उसको निकाल के उसकी बायोप्सी कंफर्म करेगी। एमआरआई डज नॉट कंफर्म, यस स्टेजिंग के लिए वी कैन, लेकिन कंफर्मेशन के लिए तो इट्स नॉट एन एमआरआई, जहां तक मेरा अंदाजा। सर स्टेरोस्कोपिक बायोप्सी नहीं कर लेते थे इसकी? वो भी कर सकते हैं, वो वो भी दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। हिस्टोस्कोपिक बायोप्सी आपकी जस्टिफिकेशन वहां ज्यादा बनेगी जहां पे आपका ये जो अल्ट्रासाउंड पे या इस पे उन्होंने फोकल मैस दिया हुआ है, जहां पे यूनिफॉर्म सारा एंडोमेट्रियम हुआ हुआ है, उसपे पिपल एंड दिस क्या कहते हैं आपका डीएनसी, दे वर्क वेरी वेल। जहां पे फोकल मैस है, फोकल मसला कि एक साइड पे सिर्फ उसकी ग्रोथ हुई है, अब एक साइड वाली जो ग्रोथ है या पॉलिप है, वो आप हिस्टोस्कोपिकली देख के उसको डायरेक्टली लेके उससे बायोप्सी ले सकते हो। डू यू गेट और माय सर पॉइंट? अगर 2 दफा हमने किया है, वो एटिपिकल हाइपरप्लेजिया जो था वो परसिस्ट कर गया है, तो उसके इसमें भी इंडिकेशन बनती है ना कि हम उसको टीएच की तरफ काउंसिल करें, नहीं, या अगर अगर देखो आप काउंसिल जरूर करोगे कि फर्स्ट चॉइस इज टीएचबीएस, पर इफ द पेशेंट सेज कि जी मैंने नहीं करवानी फॉर एनी रीजन, फिर देन इट हैज टू बी फॉलोड अप। सर अगर रिजोल्व हो जाती है मतलब, तब तो ठीक है, हम उसे प्रोजेस्टेरोन का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर परसिस्ट कर जाती फिर उसमें तो फिर भी देखो प्रोजेस्टेरोन बेटा, का मैं तो आइडियली स्पीकिंग फर्स्ट मंथ में अगर वो नहीं कराती, उसको हाइड्रोस प्रोजेस्टेरोन देने के बाद दोबारा रिपीट किया, दोबारा अगर एटीपी उसका आ जाता है तो आई विल से कि जी नहीं आप जरूर कराओ, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं जी मैं भी नहीं कराना चाहती, मेरी प्लस है, फिर हम उसको दोबारा हाइड्रोस 3 मंथ्स के लिए देके उसको दोबारा रिपीट करेंगे, एंड अगर थर्ड में भी ये आ जाता है, फिर देन माय लास्ट चॉइस वुड बी कि जी कि अब आपकी स्टेटमेंट कंपल्सरी है, मैंडेटरी। ठीक है सर। और दूसरा ये कि आपके पास जो पेशेंट आई थी, आपने कहा कि पॉप सिस्टमिक दे दें, सर इसको लेवोनोर्जेस्ट्रोन का ऑप्शन दे सकते थे, किस लेवोनोर्जेस्ट्रोन चीज बेस्ट नहीं था सर? जिस तरह बेटा? से पेशेंट आई थी हमारे पास, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया की आई थी, हाँ तो हाँ, आपने प्रोजेस्टेरोन देना थी, तो हम इसको जी लेवोनोर्जेस्ट्रोन ज्यादा बेस्ट नहीं था पॉप की निस्बत? लिविनोजेस्टेड आप उसको मतलब मारिना रखवाना चाहते हो? जी सर, आईयूएस की बात कर रही हूँ। बेटा जब देखो, अब मारिना नंबर 1 कॉस्ट, पेशेंट की नंबर 2, जब आपने मारिना अंदर रख दी है, उसके बाद फिर आप उसकी डीएनसी कैसे करोगे या उसके सैंपलिंग कैसे करोगे? ठीक है अगर सर, दैट मींस समझ कि आ अगर गई। करोगे 3 मंथ्स के बाद, तो 3 मंथ्स के बाद निकाल दोगे। सही सर। देखो ना, वो थोड़ी आप प्रैक्टिकली भी तो देखो ना, कि आपने अगर एटीपीआर के साथ लेस्पोज रख भी दी, आपने डीएनसी की नॉर्मल मतलब उसमें आ जाता है, और आपने माइग्रेन रख दिया, आपने 3 मंथ्स के बाद दोबारा उसकी वैल्यूएशन करनी है इंटरमीडिएट की, तो फिर आप दोबारा क्या उसकी अपना माइना को मिसप्लेस करोगे या डिस्प्लेस करोगे, फिर ट्रिपल या डीएनसी या जो भी करोगे, फिर दोबारा डालोगे नई वाली 20,000 वॉट सर इन सीटू कर एवर। सकते हैं, अगर वो पड़ी रही और हम सर सैंपलिंग करें? इनसाइटू भी तो हो सकती है ना सैम्पलिंग? बेटा इनसाइटो विद द मारिना इनसाइड, यस। फिर आप वही देख लो कि एक मारिना की अपना जो थ्रेड है, दूसरा ये पिपल डालने वाली थ्रेड है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सर गाइडलाइंस में Yes, मायरीना दी हुई है इस वजह से। मारिना गाइडलाइंस में उनमें है जिसके अंदर ये विदाउट एटीपीआ आपका आ जाता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जहां तक मुझे याद है, इसको आप दोबारा रीचेक कर लेना, उसमें अगर उसका विदाउट एटीपीआ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ गया, फिर आप यू कैन प्लेस दैट एंड देन वी कैन सी, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। सर ये ओरल प्रोजेस्टेरोन की डोज कितनी है, हाई डोज जो है ओरल प्रोजेस्टेरोन? ये टीडीएस 5 मिलीग्राम टीडीएस पिपल प्रोजेस्टेरोन प्राइमलोटेन। सर रोल ऑफ हार्मोनल थेरेपी एंड कीमोथेरेपी इसमें सी एंडोमेट्रियम में बता दें थोड़ा। बेटा सी तो एंडोमेट्रियम हम कर ही नहीं रहे, हम तो अभी हाइपरप्लेजिया पे है, वो तो चैप्टर पूरा चैप्टर ही चेंज हो जाता है, टॉपिक ही हमारा चेंज हो जाता है। दिस वन इज ओनली फोकस ऑन द हाइपरप्लेजिया, और मेरा ख्याल है ये डॉक्टर राशिद ने अभी कराया है सी एंडोमेट्रियम, मुझे बता रहे थे रिसेंटली, मेरा ख्याल लास्ट 2 क्लासेस में। जी सर, मेरे सर साथ तो उन्होंने तमाम कराया हो है। चुके हैं। सर ये मैजिस्ट्रॉल एसीटेट इज इट अवेलेबल इन पाकिस्तान? उसमें भी बड़ा जिक्र किया हुआ है हाई डोज प्रोजेस्टेरोन का।
इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए मेजिस्ट्रॉल एसीटेट। प्राइमलोडेन में क्या है? सर उसमें तो लीवन और वो है ना एथिस्टिरोन है डॉक्टर। नॉरेथिस्टिरोन नॉन एथिस्ट्रॉन। मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे इल्म है शायद नहीं अवेलेबल। नहीं सर, पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, जहाँ तक मुझे ये पता है वहाँ पे अवेलेबल। हाँ वो अक्सर सर भी- सर मुझे आपसे ये पूछना था सर, जैसे आपने मुझे दिया है कि एटीपी आ गया है सर एग्जाम में, बिल्कुल अगर इस तरह ही आ गया स्टेशन में, क्या उन्होंने हमें एटीपी दे दिया, अब सिनेरियो में आ गया है सर, इसको प्रोसीड इस तरह करना है कि हमने सबसे पहले इसको कंफर्म करना है? यस, नहीं, यू विल सी कि वो जो एटीपिया है अगर हुआ ही डीएनसी के बाद हुआ है, रिपोर्ट आई है, जी फिर जी दैट्स सिनेरियो फर्क कि जी उसका आपने डायग्नोसिस किस तरह की है। जी 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 गेट माय ठीक पॉइंट? है। अगर जी पिपल जी से जी किया है जिसमें आपको यू नो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोमेट्रियम इज ओनली सैंपल जी एंड वी जी नो कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ केसेस जिसमें साथ सीए भी हो सकता है, उसके लिए आपको कंप्लीट उसकी इवैल्यूएशन जरूरी है। बिल्कुल ठीक होगा। वो आपकी आगे मैनेजमेंट के लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये एटीपीआ के साथ अगर आप लेके जाते हो हो सकता है कि वो 6 महीने के बाद उसको क्या कि जी कैंसर में आगे स्प्रेड कर गया। जी सर जी तो फॉर सेफ्टी फॉर द पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू यू अंडरस्टैंड कि जी इतनी सर्टेन परसेंटेज है, उसके हिसाब से भी देन यू डिसाइड। ठीक है सर। तो सर अगर अब हमने ये इसको यानी कि एटीपी आ गया, अब बिलफर जे डायग्नोस्टिक डीएनसी से ही हुआ है कंफर्म सर, अब इसमें हिस्टेरो की तो जरूरत नहीं है, वो तो डीएनसी हो गई है अब, नहीं है ना सर? नहीं, यू अब डोंट सर नीड अब टू हम इंस्पायर। जी सर, अब बाकी इसकी मेडिकल कोमोर्बिडिटी यानी डायबिटीज को हमने मैनेज करके अब हमने इसको फर्दर ऑप्शन देनी है कि हम आपको ओरल हाइड्रोस प्रोजेस्टेरोन दे देंगे, ये आपके पास ऑप्शन है, या आपके पास टीएच के ऑप्शन है, टीएचपीएसओ, ऐसे ही बोल रहे हैं ना सर? बिल्कुल इस एट हर एज, जी 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 ठीक है। एट हर एज लेट्स सपोज यही सिनेरियो मैं आपको एट द एज ऑफ 35 दे देता हूँ, जी सर hysterectomy would not be the first option। जी जी बिल्कुल ठीक है फिर सर। उसमें हम हाई डोज प्रोजेस्टेरोन देके उसकी जी रीवैल्यूएशन करके उसको फॉलो करते रहेंगे, लेकिन परसिस्टेंटली अगर एटीपी आता रहता है या उसमें ये साथ आ जाता है तो फिर मैनेजमेंट प्लान उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें हम डीएच की तरफ चले जाएंगे। यस सर जैसे अब ठीक है यंग सर, पेशेंट का हमने वो फॉलो अप कर लिया और फिर अब वो नेगेटिव बायोप्सी आ गई और वो उसको कहना है कि आपकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे, प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलो। सर जैसे एक पेशेंट यंग पेशेंट है, कोई हम्म इश्यू नहीं है उसका, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की हम स्क्रीन वो करते रहे सारा, उसके बाद उसके नेगेटिव बायोप्सी सैंपल आ गए, ट्रीटमेंट यानी उसको हमने किया और उसके बाद जब बायोप्सी की तो अब वो नेगेटिव आ गई है, तो अब ठीक हम है। उसको कहते हैं ना कि आप वो करवाएं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से आपको कंसीव जल्दी कर लेना चाहिए, और जब वो बच्चा कर लेती है तो फिर सर एक बच्चे के बाद हिस्टेक्टमी करनी है, या वो कहती है कि नहीं जी अब तो मैंने फैमिली भी कंप्लीट करनी है, तो सर इसमें सर क्या हमारी मैनेजमेंट होगी? उसमें बेटा बिकॉज द चॉइस एंड द जो विशेस ऑफ द पेशेंट हैज टू बी कम इन, उसको फिर हम आफ्टर डिलीवरी भी इवैल्यूएट करके देखेंगे। विल मेक श्योर कि स्कैन करके उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस को फॉलो करते रहें, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी दोबारा बायोप्सीज होंगी, और देन अकॉर्डिंग टू दैट बायोप्सी रिपोर्ट वी कैन सी हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है सर, जैसे अब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक पे भी तो जरूरी तो नहीं है कि सक्सेसफुल हो, उस सूरत में सर हम फिर इसको फिर दोबारा से देखो कब असिस्टेड करना चाहिए? नहीं बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स तो तब आ रही है ना अगर साथ उसकी फर्टिलिटी इश्यूज भी आ रहे हैं। जी जी सर, वो नो इशू, मैंने बताया कि उसका कोई इशू नहीं है पहले। हाँ, अगर तो उसका कोई ऐसा इशू नहीं, पहले उसके बच्चे हैं, फिर उसको आप सिंपल फॉलो अप करोगे। फॉर एनी रीजन अगर वो आप लेट्स सपोज उसको ओवुलेशन इंडक्शन दे देते हो, वो नहीं कंसीव करती, आप फिर उसको जल्दी से उसकी अगर सब कुछ ठीक ठाक है, ट्यूब्स उसकी ठीक है, तो आप आईयूआई एडवाइस कर सकते हो। आईयूआई भी नहीं हो सकती, फिर आप देन यू टॉक अबाउट ये एआरटी की चीजें। अब एआरटी के अंदर आईयूआई नहीं आता, वैसे एआरटी के अंदर आईवीएफ फिक्स ही आ जाते हैं, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा था। फिर आप वो उसके बाद चले जाओगे, और वंस उसकी जो फैमिली कंप्लीट होती है तो यस वी विल प्रोसीड विद आगे प्लान इसकी हिस्टेक्टमी। मेरा ख्याल है प्रॉब्ली अगर उसकी लेट्स सपोज फैमिली कंप्लीट है, हम उसको माइना भी रख सकते हैं, और उसके माइना अगर विदाउट एटीपी है माइना रखने के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और फिर उसके एट द एज ऑफ 14 पे दोबारा रीवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने आगे क्या करना।
सर ये सैंपल नेगेटिव आ जाते हैं एटिपिया में, तो फिर इसको फॉलो अप में रखना है पेशेंट को, फिर कैसे इसको फॉलो करना है? मेरा ख्याल है अगर ये मुझे दोबारा मैंने देखा नहीं, लेकिन जहाँ तक माय आइडिया इज दैट कि अगर उसका सिंपल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आ जाता है तो वी कैन डू अपना क्या कहते हैं एंडोमेट्रियल उसकी क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड फॉलो अप मे बी आफ्टर 3 or 6 months। सर उसका ये था कि अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया है ना, तो वो अगर उसके कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लाइक एक वो पीसीओ या ओबीज नहीं है, तो फिर तो हम छोड़ देंगे उसका फॉलो अप, अदरवाइज एनुअल फॉलो अप चलेगा उसका। यस और अगर एटिपिया के साथ है तो अनटिल हिस्टेक्टमी उसका फॉलो अप चलेगा। यस, ये ठीक कह रहे हो, आई थिंक आई एग्री विद दैट। तो बेसिकली जब भी आपके पास ये आता है तो यू नीड टू डिवाइड विद दिस हाइपरप्लेजिया इनटू विद एंड विदाउट एटीपिया, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन मैनेज कि हमने इसको लेके कहाँ जाना है और किस तरह लेके जाना है। एंड वन इज ऑफ कोर्स इज द कंफर्मेशन, एंड देन ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट मैनेजमेंट प्लान हमने उसको क्या करना है। सर एक दफा दोबारा बताएंगे किस तरह से फॉलो अप है अगर सिंपल हाइपरप्लेजिया और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया आ रहा है? बेटा अगर सिंपल हाइपरप्लेजिया आ गया आपका, उसमें फिर ईयरली वो कह रहे हैं कि जी वो फॉलोअप करेंगे। अगर एटीपी वाला है तो उसका 3 मंथली होता रहेगा फॉलोअप टिल वी प्लान कि हमने उसकी स्टेटमेंट कंप्लीटली नहीं कर दी। ठीक है सर। सर एक मिनट, डोज कंफर्म करनी है आपने। 500 mg बोला ना प्राइमरी जो है? 5 ओनली 5। सर पास होने के लिए 6 नंबर लेने हैं हर स्टेशन में से? 6 वाला क्लियरली पास होता है जी सर। और जो 5 वाला होता है वो काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन पे होता है, डिपेंडिंग ऑन बाकी स्टेशंस के नंबर्स को फिर उसको ऐड ऑन करना पड़ते हैं। मैं उस टिपिकल स्टेशन नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। सर फिर मैं तो बॉर्डर लाइन हुई ना सर। देखो अब ये वाला स्टेशन आपका निकल गया, कोई और स्टेशन होता है उसमें लगता है आपके 8 या 9 नंबर आ जाएं, जो भी आ जाते हैं उसको भी कवर कर लेगा, और जो आपका स्टेशन थोड़ा सा वीक हुआ उसको भी कवर कर लेगा। जी सर। पर अगर इसमें आप ये 2-3 चीजें ऐड ऑन करते थे तो फिर शायद ये आप 8 पे चले जाते और ये कोई और आपका वीक स्टेशन कवर कर सकता। लेकिन ये वो आसान स्टेशन था जिसमें अपना पहले 8 नंबर आ जाने चाहिए। सर हम लोगों ने कल सुना है कि हर स्टेशन पास करना लाजमी है। सर क्या ये सच है? मेरे बहुत मुश्किल हो जहाँ तक जाएगा। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक, तो जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो क्युमुलेटिव है, नॉट एवरी स्टेशन डज नॉट हैव टू बी पास्ड। जी सर। अभी तक तो वो सारा ये जो आपके जो सेगमेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं ना, उसके हिसाब से एवरी उनको साथ इंडिविजुअली आपने शायद पास करना है। कुछ में जैसे पेशेंट सेफ्टी वाला है, उसमें अगर आप ओवरऑल फेल हो जाते हो तो फिर वो ओवरऑल आपको फेल कर देते हैं। सर अभी तो अनयूजुअल टॉपिक्स भी करने पड़ेंगे ना, लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और ये और भी बहुत से स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल इंजरी जितनी आ रही हैं, कुछ सिंड्रोम्स हैं जिनके हमें नाम भी कभी नहीं पड़े हुए हैं। किसी का स्टेशन तो किसी चीज का भी आ सकता है, ये तो नहीं आप कह सकते। सर अभी सब आ रही हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो पहले भी ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, या फिर मेलिग्नेंसीज की वजह से हो गया, इन्फेक्शंस की वजह से हो गए। बेटा जो टॉपिक आपका किताबों में लिखा हुआ है आपने अब वो सारा चीजें कवर करनी है। सर एडोलेसेंट गायनी के टॉपिक्स बताते हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एडोलेसेंट गायनी में क्यों कौन सा, एक तो प्रिकॉशस प्यूबर्टी आ रहा है, एक आपके पास ये सेक्सुअल असॉल्ट आ रहा है। एडोलेसेंट गायनी में चल बच्चों में जो है हर्पीस वगैरह के केसेस आए हैं, और कौन से आ सकते हैं एडोलेसेंट गायनी में जिसमें से एक आया हुआ था, और क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है, आई सपोज जो कॉमन चीजें वैसे हैं। उसके अलावा तो बेटा जो बुक में जितने टॉपिक लिखे हुए हैं, अब तो वो स्टेशन तो किसी चीज का ही बन सकता है। अब वहां बैठ के आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ये तो चीज हमारे लिए कॉमन है, हम नहीं कर सकते। सर मुझे सीनियर ने कहा कि एसटीआईज को जो है ना हिस्ट्री से निकाल दो। एमआरसीटी में वो एसटीआईज को बहुत ज्यादा वो वैल्यू देते हैं। वो कह रही कि पाकिस्तानियों में ये एसटीआईज कॉमन है, तो इनको आप अपनी हिस्ट्री में से निकाल दें। समझ नहीं मतलब कि मत पूछे पेशेंट्स में से, हर पेशेंट से मत पूछे एसटीआईज का। जहाँ पे आपको लग रहा है कि पेशेंट फर्टिलिटी के साथ आई हुई है
या उसको जो है यहाँ ना देखो, आपकी हिस्ट्री इज ऑलवेज फोकस्ड। अब जो भी आपको मिलता है, आपको कहते हैं फोकस हिस्ट्री लेनी है। अगर तो चीज प्रॉब्लम आपने खुद ही कह दिया, अगर उसको इनफर्टिलिटी ये सारी चीजें, तो फिर तो एसटीआई के बारे में पूछोगे आप। अगर कोई और चीज आ जाती है तो फिर मे बी उसको जरूरी नहीं है। तो फोकस का मतलब ये होता है कि जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं उसको आपने उसमें से एवेल्युएट कर लेना। जैसे हमने इसमें जो है, मैंने जिस तरह कहा कि जो आपकी जितनी फोकस हिस्ट्री के अंदर जो पॉइंट्स थे आपने वो पूछने हैं, क्योंकि देखो है तो 10 मिनट आपके पास। 10 मिनट में आप पूरी आधे घंटे की तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। लड़की से पूछना हर चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अभी इनके पास ब्लीडिंग थी, तो ब्लीडिंग के पहले ये पूछे पहली एपिसोड है, अमाउंट कितनी है, क्या ये प्रोवोक्ड है, ठीक है, दैट वाज फाइन, दैट वाज परफेक्टली है। फाइन। लेकिन सर उसके बाद पहले ये ब्लीडिंग की पूछते हैं डिटेल, फिर हम सर्वाइकल सी के 2-4 क्वेश्चन पूछ के निकालेंगे, फिर हम हाँ, उसके रिस्क फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम आप जनरल हिस्ट्री भी तो पूछनी जरूरी है, क्योंकि मेडिकल कोमोर्बिडिटी, प्रीवियस कोई सर्जरी, सब कुछ पूछना भी जरूरी हो जाता है। फिर छोड़ेंगे बेटा क्या इसमें? इसमें देखो प्रीवियस कोई आपकी सर्जरी हुई हुई या प्रीवियस हिस्ट्री आपको ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर का तो नहीं है, उसके लिए कोई दवाई तो नहीं ली, फिर देन यू स्टार्ट मूविंग ऑन। यही तो सर ये जो आप ये प्रैक्टिस जो कर रहे हो, उसमें यू हैव द ओनली थिंग व्हिच यू पीपल नीड टू प्रैक्टिस इज कि आपने दिमाग के अंदर अगर ये टॉपिक है तो आपने ये सवाल पूछने हैं उसके फिक्स्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देन विल स्टार्ट मूविंग ऑन। क्योंकि डायग्नोसिस तो आपको पता है, सारी हिस्ट्री में से आपको डायग्नोसिस तो आ गया है। या तो कहो कि एग्जामिनर के साथ तो डायग्नोसिस हो करना जाता है जी। टाइम पर, एग्जामिनर के साथ सर, एग्जामिनर के साथ तो टाइमली हो जाता है। रोल पे सोच समझ के जब आंसर करता है उसमें हमारा टाइम चला जाता है, हमारे क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते, तो टाइम बेटा जब ज्यादा हो जाता है। यही तो प्रैक्टिस आपने करनी है। सर कब से करें, आप फिर भी कहीं ना कहीं मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, फिर देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। ठीक ना है उन्होंने सर। टाइम आपको ज्यादा देना है, ना उन्होंने क्वेश्चन चेंज करने। और आपका पास ही तब होगा जब आपको पास एक रजिस्टर आपने बनाया हो जिसमें आपने लिखा हो कि जी हाइपरप्लेजिया है तो ये उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सवाल मैंने पूछने। अगर इन सब फर्टिलिटी है तो मैंने ये सवाल पूछने। अगर फलान टॉपिक है, फाइब्रॉइड्स आ जाती हैं, मैस एब्डोमेन आ जाता है, मैंने ये सवाल पूछने। अगर सी एंडोमेट्रियम आ जाती है तो मैंने ये सवाल पूछने। सर अगर पॉजिटिव हिंट मिल जाता कहीं पर, वहीं भी तो हमारी हिस्ट्री शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन जब तक पॉजिटिव पॉइंट मिलता ही नहीं है मुझे, उस वक्त तो हिस्ट्री चलती रहेगी। आपका फोकस हिस्ट्री मतलब है कि आपको मोरलेस उन्होंने आपको बता देंगे कि डायग्नोसिस में क्या है। जितने क्लिनिकल सिनेरियोज आपको देते हैं उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि मेरा ये कहाँ लेके जा रहे हो, अनलेस कोई एक नई चीज आ जाए। सर वैसे हमारी जो रोल पे थी वो कुछ बता ही नहीं रही थी, जब तक एग्जामिनर ने मुझे कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन, चलिए आप आगे चलें, आगे क्या करेंगे, मैंने कहा एग्जामिनेशन। उसके बाद जब मैं स्टेशन पर आई तो उन्होंने कहा जी अब बताएं आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगी। मैंने जब उनसे हार्मोन की तरफ एफएससी चले, तब एग्जामिनर ने मुझे बताया कि एफएसएच उनका 51 था। रोल प्ले ने मुझे कोई हिंट नहीं दी कि वो जो है ना प्रीमेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी में गई है, कुछ ऐसा कोई हिंट ही नहीं दे रही थी वो मे बी यू मिस समथिंग, या वो जो रोल प्लेयर है वो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं थी। ये तो दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन। लेकिन आपका सिनेरियो में उसने क्या दिया हुआ था, क्या पूछना क्या था? सर पेशेंट थी, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 18 मंथ से एमिनोरिया थी, उससे पहले उसको हाँ, ओलिगोमेनोरिया हुआ था, और पहले उसकी जो है ना बिल्कुल सही पीरियड से वो आई थी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, सॉरी प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आई थी हमारे पास। तो उसके जो है मैंने पहले उसकी क्वाइटिस हिस्ट्री मेल की थी, बाकी फीमेल की जितनी वो प्रेगनेंसी, पीसीओएस और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड वगैरह, मैं सबको निकाली। उसने जो मैंने उससे पूछा कि आपकी जो है ना, आपको ठंडे पसीने तो नहीं आ रहे, मलार से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, नीचे से खुशी महसूस तो नहीं होती, कोई आपको कोई जो है ना आपकी कोई चिड़चिड़ापन तो नहीं महसूस हो रहा, आपको इस तरह से कोई तब्दीलियां तो नहीं आई आपके बर्ताव में। तो उसने सब कुछ मुझे हिंट दे ही नहीं रही थी, किसी चीज में भी उसने मुझे हाँ नहीं बोला, सब नो 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 करती गई। तो फिर एग्जामिनर ने खुद उसका कुछ तो बताओ उसको, फिर उसने नहीं बताया। फिर एग्जामिनर ने मुझे कहा आप आगे चले, फिर मैं एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन भी तो एग्जामिनर ने मुझे बताया। चलो वो प्रॉब्ली शी मिस दैट आउट। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसमें नॉर्मली तो ऐसा जब बनता है स्टेशन, उसमें मेनोपॉजल सिम्टम्स डाल देते हैं कि आपको ये सपोज हॉट फ्लशेस हैं या कोई ऐसी चीज कहती है उससे, ताकि आपको चले जाए। लेकिन देखो इसमें फोकस तो यही था ना कि एमनोरिया तो था उसे। एमनोरिया या तो प्रेगनेंसी की वजह से होगा, या उसको आगे इस स्टेज के ऊपर ये कोई और होगा, या उसकी कोई डीएनसी हो उसके बाद उसको एशरमैन हो गया होगा। है तो अगर लेके जाऊं उसको तीन इन हिस्सों में डिवाइड करके इन तीनों चीजों को रूल आउट करूंगा कि अगर उसको एकदम पीरियड आते आते एकदम बंद हो गया तो उसका क्या इवेंट क्या हुआ कि एकदम बंद हो जाते हैं। तो ये उसकी अपना वही जिस तरह मैंने आपको कहा
प्रीमेच्योर इनक्वेली में चली गई है, या उसका कोई एशरमैन हो गया है, या कोई और पैथोलॉजी ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो भी हो, whatever जो भी है, तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे होगा। लेकिन ये वन ऑड हो जाता है, लेकिन उसके अलावा बाकी तो 10 स्टेशन है ना जिसमें यू कैन कवर है, और वो एग्जामिनर बैठा भी इसीलिए होता है ताकि यू मेक श्योर कि यू स्टे ऑन द ट्रैक। जी सर, एग्जामिनर खुद कर रही थी, वरना रोल प्लेयर कराची वाली तो बहुत अजीब थी, कुछ बताती नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, वो एक हो गया होगा बेटा, मत क्या होगा। लेकिन आई विल जब मैं ये 10 मिनट जो मुझे पहले 10 मिनट कह रहा हूँ, 2 मिनट जो मिलेंगे उसमें इसकी मैं ब्लीडिंग का एमनोरिया की कॉजेज के ऊपर ही फोकस करके उस पर सवाल पूछूं, और जो जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके बारे में सोचूंगा कि जी मैंने इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, और उसकी रिपोर्ट लेके ताकि हम आगे चलें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हेलो जी जी सर। सर जी, अगर क्या एक पेशेंट है सर उसकी 44 या 43 ईयर एज है और सर कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया है एटीपीआर ना, तो सर हाँ हम उसके ओवरीज का क्या करेंगे? आप बताओ। सर मैं तो फिर पर ऑपरेटिव ही देखूंगी सर। पर ऑपरेटिव में क्या देखोगे आप? सर अगर ओवरीज ठीक है तो फिर रिमूव नहीं करूंगी, क्योंकि सर अगर 43 और 44 एज है तो अभी तो वो मेनोपॉज में उसका काफी टाइम है। सर ईवीएम में भी यही लिखा हुआ है कि लेस देन 45 पे है, और अगर अर्ली स्टेज कैंसर है तो आप इंडिविजुअलाइज कर लें और फिर ना करें रिमूव। बेटा आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इसकी पहले चेक नहीं करके इसका यूट्रस ओपन अप करके देखोगे जी। मैं देखोगे कितना हाइपोप्लेजिया है और क्या वो एक्सटेंड तो नहीं हुआ एंडोमेट्रियम, एंड देन वी कैन डिसाइड। लेकिन अगर हमने ओवरीज नहीं भी निकालनी, एटलीस्ट आपने ट्यूब जरूर निकालनी। हाँ जी सर, वो गाइडलाइन में है कि आप सेल्फ इंजेक्टमी कर दें और फ्रेक्टमी फिर ना करें। हाँ, लेकिन वो भी करने से पहले तो डिसाइड दैट इंट्राऑपरेटिव आपने बिल्कुल ठीक है वो भी देख के, लेकिन बाद में यूट्रस को कट करके उसका कट सेक्शन देखने के बाद उसकी एक्सटेंशन देखने के बाद देन यू कैन डिसाइड। एक्सक्यूज मी सर, ऐसे सिनेरियो में हम तो पहले पेशेंट को काउंसल करके उसके रिस्क बता देंगे ना कि ओवेरियन कैंसर के इतने चांसेस हैं और ये आपको ऑप्शन है, वी कैन नॉट इम्पोज आवर डिसीजन ऑन द पेशेंट। Always decision is always taken by the patient। आप उसको बताओगे इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और आगे क्या है। लेकिन इसी तरह के पेशेंट के अंदर जब आप अंदर जाते हो, लेस्पोज अंदर आपको कोई सिस्ट मिल जाती है या एंडोमेट्रोसिस मिल जाता है। जी सर, वही प्री ऑपरेटिवली हमने उसको सारी फाइंडिंग्स बता देनी है और फिर हम कहेंगे कि अगर हमें वहां पर अनएक्सपेक्टेडली हमें ऐसी कोई चीज मिलती है तो वी हैव टू गो फॉर इट, वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट प्री ऑपरेटिवली। यस, नहीं आपने इन्फॉर्म जरूर करना, जी आपने सर, इन्फॉर्म इन्फॉर्म लेके करके और फिर कंसेंट लेना है पहले, ठीक फिर देन यू कैन डिसाइड एट द टाइम कि हमने क्या करना है। सर वही एग्जामिनर को हम यही मैसेज देंगे कि वी नो के पेशेंट की सेफ्टी इसी में है एंड वी विल काउंसल हर एंड देन वी एट द ऑपरेशन फाइंडिंग वी विल कॉल एनी अटेंडेंट या वी कैन शो हर दैट किसी भी अटेंडेंट को बुला के कि जी ये वो फाइंडिंग्स थी जो हमने आपसे पहले डिस्कस की थी एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर इट। बेटा ये आंसर जो नहीं होना चाहिए आपका हमारा। नहीं ये बिल्कुल यहाँ पे बात ठीक है, लेकिन अगर आप MSCG के इम्तिहान दोगे तो कंसेंट हैज टू बी टेकन बाय द पेशेंट नॉट बाय द अटेंडेंट्स। जी सर, वही कि अगर हमने प्री ऑपरेटिवली कंसेंट लेके साइन करके फिर शुरू करेंगे और जब हमें कोई फाइंडिंग ऐसी मिलेगी तो सर फिर वो उनको करवाना है, दोबारा से रिकाउंसल करना है उनको अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है। आपने इन्फॉर्म जरूर करना है बिफोर डूइंग दैट। ठीक है। या पेशेंट ने पहले किसी को दिया हुआ है डिसीजन का राइट कि जी आप मेरा इसका डिसीजन जो है इनसे मेरे हस्बैंड से या मेरी मदर से या मेरी बहन से पूछ के करेंगे, वो कंसेंट करके फिर देन यू कैन डू दैट। ठीक है, थैंक यू सर। चलो बेटा, देयर इज नो मोर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर।